वेलकम बैक टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। चैप्टर 25 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट जो हम कर चुके हैं उसके अंदर हमने देखा था कि डेमोक्रेसी है जो है वो किस प्रकार की होती है, यानी कि डेमोक्रेसी के अलावा जो गवर्नमेंट्स हैं जिसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसके बारे में हमने कल स्टडी किया था, वो कौन सी थी डेमोक्रेसी के अलावा। उसमें हमने देखा था अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के बारे में और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे हमने, जिसमें पहला हमने पढ़ा था डिक्टेटरशिप, फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी देखा हमने, और एब्सोल्यूट मोनार्की जो था वो भी हम देख चुके हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। Unlike an absolute monarchy, a constitutional monarchy is one wherein the monarch operates within a written or unwritten set of laws that limits his or her power. Most constitutional monarchies have a parliamentary form of government with a directly or indirectly elected head of government called the Prime Minister. A constitutionally elected government through a legislature is formed to implement laws in the country. The monarch has only ceremonial powers and some reserve powers which come into play only during an emergency. Today, constitutional monarchies exist in countries such as the United Kingdom, Spain, Denmark, Japan, Jordan, and Monaco. Commonwealth countries like Australia and New Zealand recognize the Queen of England as their monarch. तो जैसे हमने कल पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो हमारा था एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि जहाँ पर राजा जो है वही सब कुछ होता है। और आज जो हमने शुरू किया है वो टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि है तो ये भी मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजा का रूल, यानी कि एक पर्टिकुलर किंग जो है उस कंट्री का, उस पर्टिकुलर पार्ट का होता है और उसके कहे अनुसार ही सब कुछ होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो मोनार्की से कैसे भिन्न है। मोनार्की टोटल रूल ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल फैमिली, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर मोनार्क जो राजा होता है वो रूल जरूर करता है, लेकिन उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें लिखी गई होती हैं, जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में, भले वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसकी पावर को लिमिटेड कर दिया जाता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता है। ऑल्दो उसको कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं जिनको रिजर्व पावर्स कहा जाता है, जो कि तब यूज़ की जाती हैं जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू होती है। तो रेगुलर डेज़ के अंदर, रेगुलर समय के अंदर जो राजा होता है वो अपनी पावर का उपयोग नहीं कर पाता है, उसको सिर्फ सेरेमोनियल पावर्स होती हैं, यानी कि सेरेमनीज, यानी कि जहाँ भी कोई, जैसे कि किसी देश का इंडिपेंडेंस डे है, किसी देश का रिपब्लिक डे है या वॉट एवर सो एंड सो कोई सेरेमनीज हैं, उस समय जो मुख्य अतिथि के रूप में राजा को सम्मानित किया जाता है। जैसे कि आज हम बहुत बार सुनते हैं क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, जो कि इंग्लैंड की रानी है, महारानी है, तो वो जो है उनका नाम जरूर हम हर बार सुनते हैं, उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेरियस सेरेमनीज, बट एक्चुअल में पावर जो है वो उनके हाथ में नहीं है। यहाँ पर भी एक पार्लियामेंट बनती है, उस पार्लियामेंट के अंदर सरकार को सिलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उस सरकार का जो हेड होता है उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो हम बात करें जो कंट्रीज आज इस पावर को यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो उसमें हम ले सकते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, स्पेन, डेनमार्क, जापान, जॉर्डन और मोनाको। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ के रूप में इनको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजा भी हैं इनके। इन सब देशों के जो प्राचीन समय से चले आ रहे जो रॉयल फैमिली है आज वो भी है, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ साथ यहाँ पर जो राजा है उसके साथ साथ पार्लियामेंट भी बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर है जो कि देश को चलाने का काम किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश जो हैं वो क्वीन एलिजाबेथ यानी कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है उसको अपने मोनार्क के रूप में देखते हैं। एक और प्रकार की गवर्नमेंट के बारे में हम जानेंगे, वो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स। अ कम्युनिस्ट स्टेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट। A communist government is characterized by a single party rule, namely the Communist Party. Under a communist government, all the resources and means of production are owned by the state. The concept of a classless society is the ultimate goal of a communist government. In order to achieve this, decisions regarding what to produce, how much to produce, and the distribution of produced items are taken by the government. Communist governments existed in the post-Second World War era in countries such as the former Soviet Union, former Yugoslavia, former East Germany, Bulgaria, Hungary, Cambodia. However, when communism
collapse in the Soviet Union in 1991, other countries of East Europe also carved a route towards democracy. तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या है, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मतलब है एक इस प्रकार की गवर्नमेंट जो कि नॉन डेमोक्रेटिक होती है, यानी कि कम्युनिस्ट कॉम पहले तो डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग करेंगे, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब जो डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स अ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है। कौन सी पार्टी रूल करती है यहाँ पर? जो सिंगल पार्टी होती है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है वही रूल करती है, यानी कि यहाँ पर उनके अगेंस्ट में लड़ने वाली दूसरी पार्टीज नहीं होती हैं, एक ही पार्टी होती है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है और वही देश पे रूल करती है और सारे रिसोर्सेज के ऊपर उनका रूल होता है, उनका वर्चस्व होता है, उनका कब्जा होता है। और इनका जो कंसेप्ट है, इनका जो मेन उद्देश्य है वो एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने का है, यानी कि ऐसे समाज का गठन करना जिसके अंदर क्लासेस ना हो, जैसे कि ऊंच नीच का भेदभाव, इस प्रकार की चीज़ें ना हो। और ऐसा करने के लिए ये जो गवर्नमेंट्स हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स, ये उन रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं जो उस देश के अंदर हैं और उनसे ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी चीज़ बननी चाहिए, कितनी बननी चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो एक भेद है वो कम किया जा सके, जो लोगों के अंदर जो गैप है उसको कम किया जा सके। यानी कि जैसे कि अमीर लोग जो हैं वो तो भाई हर एक चीज़ का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है। तो ऐसे में इनके बीच में गैप कम करने के लिए सरकार जो है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ की हमारे देश के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है और उसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन कम कर दिया जाता है या फिर ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इस गवर्नमेंट का उद्देश्य है एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना, जिसमें जो ऊंच नीच का भेदभाव जो है, यानी कि जो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है एक रिच और पुअर के बीच में, वो धीरे धीरे ख़त्म हो सके। तो इस तरह की गवर्नमेंट्स जो थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर शुरू हुई थी। सबसे पहले इसमें सोवियत यूनियन आता है जिसको हम जब रशिया के नाम से जानते हैं, और पुराने समय का यूगोस्लाविया, फिर ईस्ट जर्मनी जो था, बुल्गारिया, हंगरी और कंबोडिया, ये कुछ देश थे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कम्युनिस्ट पार्टीज़ यानी कि कम्युनिस्ट रूल के अंदर आ गए थे। लेकिन जब सोवियत यूनियन ने टूट गया, यानी कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वेरियस स्मॉल कंट्रीज़, जब सोवियत यूनियन का था ग्रुप वो टूट गया 1991 में, उसके बाद यूरोप के बाकी जो कंट्रीज़ थे जिनका नाम हमने अभी रीड किया, इन्होंने भी अपने कदम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए, यानी कि इन्होंने भी कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना बंद कर दिया। टुडे आज की बात करते हैं अभी। Communist governments exist in China, Cuba, Vietnam, Laos. In China, the Communist Party plays a dominant role in politics. No other political party is allowed to exist and people have no choice at the time of elections. People are not given certain basic freedoms or rights. A student demonstration for democracy at the Tiananmen Square in 1989 was ruthlessly suppressed by the government. अब आज की बात करें, आज जो पीछे हमने इस पैराग्राफ में देखा सोवियत यूनियन और बुल्गारिया, हंगरी के बारे में, तो वो देश जो हैं वो तो ऑलरेडी आज कम्युनलिज्म से दूर जा चुके हैं और डेमोक्रेसी की राह पर हैं। लेकिन बट चाइना जो है, क्यूबा, वियतनाम और लाओस जैसे देश हैं, यहाँ पर आज भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स रूल कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर एक ही पार्टी रूल करती है। चाइना की बात करें तो चाइना में पूरा जो पॉलिटिक्स है और पूरे देश के ऊपर कब्जा है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का है, और चाइना के अंदर किसी और पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार ही नहीं दिया जाता है, ना ही कोई पार्टी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि आप किसको वोट देंगे, क्योंकि आपके पास एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, और आपको उसी को वोट देना पड़ेगा। और यहाँ पर लोगों को जो राइट्स और फ्रीडम्स दिए जाते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। और ऐसा ही एक डेमोक्रेसी के लिए स्टूडेंट्स ने एक जगह पर ऐसा विद्रोह किया था, जो डेमोक्रेसी की जो फ़ायदे हैं वो बताने के लिए 1989 में जगह का नाम दिया गया है टियानामेन स्क्वायर, जो कि 1989 में हुआ था। लेकिन सरकार ने इसको बड़े ही बर्बर तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं भी क्रूअल तरीके से इस विद्रोह को दबा दिया। नाउ हियर इज़ वन फैक्ट फाइल गिवन, देखते हैं क्या है ये। Meritocracy is a form of government where appointments to government positions are made on the basis of talent and intelligence. So this is a very good kind of government we can say. Meritocracy, जो कि नया एक वर्ड इजाद हुआ है। मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं या सरकारी जो अधिकारी हैं या नेता है वो चुने जाते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट एंड इंटेलिजेंस, यानी कि जो आदमी टैलेंटेड है या जो आदमी इंटेलिजेंट है उसको वो पोजीशन दी जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं ऑल्दो हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, अंगूठा छाप कोई भी नेता बन के बैठ जाता है। चोर लुचक्के, रेपिस्ट, मर्डरर्स, ये सब पॉलिटिक्स में जाकर नेता बन जाते हैं। तो ये जो है मेरिटोक्रेसी, इस तरह की गवर्नमेंट सब जगह पर हो तो आई थिंक इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नाउ व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी पॉपुलर? और डेमोक्रेसी को पॉपुलर क्या चीज़ बनाती है? वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे, ऑल ऑफ विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ डेमोक्रेसी। आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि सब गवर्नमेंट्स जो थी ये डेमोक्रेसी से बिल्कुल अलग हैं। A democracy derives its power from the people through periodic elections which are generally free and fair. A democratically elected government governs for a fixed tenure and is accountable to the people. In a democracy, the official positions are neither hereditary nor permanent. Let us understand in detail why democracy is a popular government. तो डेमोक्रेसी के अंदर आपको पता है जो पावर होती है वो सीधा लोगों के पास होती है, और एक पीरियडिक इलेक्शन यानी कि हर 5 साल के बाद हमारे देश में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन फ्री होता है और एकदम फेयर, यानी कि एकदम फेयर तरीके से, यानी कि किसी भी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए नहीं होता है। इट्स फेयर, यानी कि सबके लिए बराबर अधिकार दिया जाता है, बराबर मौका सबको मिलता है। गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती है परफेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी 5 साल के लिए, और सरकार जो भी काम करती है वो लोगों को उस काम के लिए जवाबदेह होती है, जवाब उनको देना पड़ता है। और डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी पोजीशन जो होती है किसी भी नेता की, किसी भी मंत्री की, किसी भी ऑफिसर की, वो परमानेंट नहीं होती है, ना ही हेरिडिटरी होती है, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा जैसे राजा बनता था वो चीज़ नहीं रहती है कि पीएम का बेटा फिर पीएम बनेगा। तो इसको और डिटेल में हम देखते हैं। फॉर्मल इक्वालिटी। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें फॉर्मल इक्वालिटी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑल सिटीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल एंड कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कलर, एज, रिलीजन, क्रीड और सेक्स. This is a very important feature of democracy as it forms the basis of all rights and ensures the dignity of the individual. An important aspect of democracy is that all people have the right to vote on the basis of universal adult franchise. Each person has one vote and the value of each vote is equal. Apart from political equality, एवरीबडी शुड बी गिवन इक्वल राइट्स इन अ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी में इक्वलिटी की बात जब आती है तो यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर हम हमारे देश का एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर ना ही रंग के आधार पर भेद किया जाता है, ना किसी कास्ट के आधार पर, ना ही व्यक्ति की आयु उम्र के हिसाब से, ना ही उसके धर्म के हिसाब से, ना ही उसके सेक्स के हिसाब से कि मेल है या फीमेल है, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है. ऑल पीपल दे आर कंसिडर्ड एज इक्वल, सबको इक्वल दर्जा दिया जाता है. और हर एक व्यक्ति जो है वो वोट डालने का अधिकार उसको दिया जाता है, वो वोट डालने का पूर्ण अधिकार रखता है. किसी भी इलेक्शन के अंदर वो वोट कर सकता है और हर एक वोट जो है वो इक्वल माना जाता है. आज भारत के जो सबसे अमीर व्यक्तियों में नाम लिया जाए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और ये अडानीज एंड ऑल, उनका भी एक वोट गिना जाएगा दैट इज़ ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ अ पुअर बेगर, यानी कि जितनी वैल्यू उस बड़े आदमी, उस अमीर आदमी के वोट की है उतनी ही वैल्यू एक गरीब आदमी, एक भिखारी के वोट की भी है, यानी कि दिस दे आर इक्वल. तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, एक आदमी एक वोट गिना गया है. और इस तरीके से हर एक व्यक्ति को भारत में पॉलिटिकल इक्वालिटी दी गई है. पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने हमें इक्वल राइट्स भी दिए हैं. नॉट जस्ट पॉलिटिकल इक्वालिटी बट दूसरी भी राइट्स हमको मिली हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्ड्स एवरी इंडिविजुअल एज इक्वल बिफोर द लॉ. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक व्यक्ति को कानून की नज़रों में बराबरी का दर्जा देती है, यानी कानून की नज़र में जितना जो मैं जिस प्रकार से कानून मुझे देखता है उसी प्रकार से कानून जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी देखता है. यानी कि यहाँ पर जो पोस्ट है या यहाँ पर जो आपका कद है, आपका जो ओहदा है, वो किसी भी तरीके से आपको कानून की नज़र में बड़ा नहीं करता और ना ही आपको छोटा करता है. But this does not mean that inequality does not exist. The socio-economic conditions are not the same for all. Some people are poor and may not even have access to proper schools or medical facilities. The practice of untouchability has been abolished by the Indian Constitution. Despite that, certain groups of people are discriminated against because of social practices such as the caste system and untouchability, which have been practiced in the country for centuries. अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोग जो हैं वो कानून की नज़र में सेम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि सब लोग ही इक्वल हैं। इनइक्वालिटी तो हमारे देश के अंदर भी देखने को मिलती है। ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं हम, कि हमारे समाज के अंदर इकोनॉमिकली लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अमीर हैं, जिनके पास बहुत कुछ है, उनकी कई पुश्तें बैठकर अगर खाएं तो भी उनके पास वो चीज़ समाप्त नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन गरीब लोग ऐसे भी हैं ना, जिनके पास बेसिक चीज़ें नहीं है, रोटी कपड़ा मकान तो दूर की बात, ना वो बच्चे को स्कूल भेजने की क्षमता रखते हैं, ना ही मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके पास हैं। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि भारत जो है यहाँ पर भी कितना ज़्यादा हम आपसी जो मतभेद है वो देखने को हमें मिलता है। यानी कि रिच एंड पुअर का गैप है वो रियल में बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है भारत के अंदर। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। ये रिच और पुअर का गैप जो है वो तो है ही और आगे बढ़ता भी जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ हम देखते हैं वो है अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत। आज भी हम लोग एक दूसरे से उसकी जाति के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसके रिलीजन के आधार पे हम लोग भेदभाव करते ही हैं। और ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये ऑल्दो पूरे देश में नहीं होता, लेकिन सर्टेन ग्रुप्स यानी बहुत सारे लोग जो हैं जिन चीज़ों को मानते हैं, कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को, और ये सिस्टम हमारे यहाँ पर सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि आज भी आप जब स्कूल का फॉर्म भरने जाते हैं, कॉलेज का फॉर्म भरने जाते हैं, तो उसमें आपकी कास्ट पूछी जाती है, आपका रिलीजन पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमको सीधा सीधा बताती हैं। आपकी कास्ट में आपको बताना होता है कि आप कौन सी कास्ट में आते हैं, SC ST OBC वॉटेवर जनरल। तो ये चीज़ हमको बताती हैं कि आज भी हमारे देश के अंदर जो सदियों से चला आ रहा जो सिस्टम था वो आज भी कारगर है। A democratic government constantly tries to implement equality through laws and different government policies and programs. The government creates schemes and provides conditions for the welfare of the disadvantaged and those who have not been treated equally over the centuries. Government policies aim to reduce the gulf between the rich and the poor and enable all to enjoy rights and privileges. तो ये सब कहने की बातें हैं कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग, बट इट इज़ रियली ट्राई तो हो रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन जो है, जो मदद जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक मदद नहीं पहुँच पाती है। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो समय दर समय यानी कि कॉन्स्टेंटली निरंतर ट्राई कर रही है कि ये जो गैप है रिच और पुअर के बीच में धीरे धीरे कम हो, हर एक व्यक्ति को बराबर मात्रा में जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके, उसको बेसिक नीड्स हैं उसकी पूरी की जा सकें, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ एक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रॉपर एजुकेशन उनके बच्चों को मिल सके। इसके लिए सरकार समय समय पर नई नई स्कीम्स लाती रहती है। नई नई वेलफेयर स्कीम्स आने के बाद वो लोगों तक पहुंचाई जाती है ताकि जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको कम किया जा सके और राइट्स जो हैं हर एक व्यक्ति की वो उसको एंजॉय कर सके। लेकिन ऑल्दो सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जो ऑन पेपर सब कुछ होता है भारत के अंदर, लेकिन रियल सेंस में ऑन ग्राउंड अगर आप उतर के देखेंगे तो पिक्चर इज़ टोटली डिफरेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म्स। वन ऑफ द एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पावर इज़ नॉट, सुबह आवाज़ कम करिए, is that power is not concentrated in any one individual, institution or entity. In India, the power of decision making lies with the three organs of the government, the legislature, the executive and the judiciary. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि भारत के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, यानी कि जो भी चीज़ें कानून बनते हैं या जो भी सरकार के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वो सब एक व्यक्ति के द्वारा न बनाए जाकर उसके ऊपर हमारे जो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों मिलकर इसको बनाते हैं। यानी कि एक बॉडी के पास, एक व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है, जबकि सब लोग मिलकर इसको करते हैं। ऑल द थ्री ऑर्गन्स परफॉर्म देयर फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, ये जो भी ये डिसीजन मेकिंग का जो काम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम है, ये जिस प्रकार से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया है, जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ये उसी आधार पे किया जाता है। इसमें कोई भी भेदभाव या कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं अनलेस अनटिल वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आता हो। द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। इट मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर जो है इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि लॉ बनाने वाली बॉडी जो है उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। और ये वो लोग हैं जिनको हम लोग अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिनके हमारे जो नेता लोग हैं वो लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं।
इनको हम सिलेक्ट करते हैं, सो दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, और लगभग साल में ये 2 बार मीटिंग करते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज़ द बॉडी दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉज। अब लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना। द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव होल्ड देयर पोजीशन एज लॉन्ग एज दे रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज passed, they must step down from power. The judiciary is the body which protects the law and delivers justice. अब जो हमारी दूसरी बॉडी है एग्जीक्यूटिव, उनका काम है इम्प्लीमेंट करना लॉज को। वो अपने पद पे तब तक बने रहते हैं जब तक पार्लियामेंट में उनको हटाया ना जाए, यानी कि उनको हटाने की पावर किसी के पास नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उनको हटाया जा सकता है, टिल द टाइम एग्जीक्यूटिव्स को नहीं हटाया जा सकता है। और अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट पास किया जाए तो ही एग्जीक्यूटिव्स को उनकी जगह से हटाया जा सकता है। तीसरा ऑर्गन जो हमारी जो गवर्नमेंट का है वो जुडिशरी, और जुडिशरी का काम है कानून को बचाना, जस्टिस, लोगों तक न्याय पहुंचाना। ये उन लोगों को सज़ा देती है जो कानून को तोड़ते हैं। तो न्याय तंत्र, जुडिशरी मतलब हमारा न्याय तंत्र जो कि लोगों को न्याय पहुंचाने का काम करता है। It also ensures that the government functions in accordance with the existing laws and that new laws are made in accordance with the constitution. इसके साथ साथ जुडिशरी ये भी ध्यान रखती है कि कानून जो हैं नए जो बनाए जा रहे हैं वो दायरे में रह के बनाए जाएँ कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि अपनी मर्जी से सब कुछ ना किया जाए। ये सब बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की लॉज को, यानी कि जो भी उसमें लिखा गया उसको फॉलो किया जाए। और सरकार के फंक्शंस के ऊपर भी ये नज़र रखता है, यानी कि अगर सरकार अपनी मर्जी से चल रही है बिना कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए, तो इस प्रकार की घटनाओं पे भी हमारे जो कोर्ट्स हैं वो नज़र रखते हैं। दो डिसीजन मेकिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन एंड इज़ वेल एक्सेप्टेड बाय द पीपल। डिसीजन मेकिंग है जो ये बहुत ही लंबा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम काफ़ी लगता है, क्योंकि आज आपने कानून बनाया और कल उसको लागू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट में पास करना, फिर उसको आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए भेजना, यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। लेकिन फिर भी ये लॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसको पूरे तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया है। सो इस प्रकार से जो हमारे जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स है वो काम करते हैं। Next is accommodation of differences. The accommodation of political, social, linguistic and religious differences is the hallmark of the democratic setup in India. We know that the party that gets the majority of seats in the house forms the government and the other parties form the opposition. This does not mean that only the will of the majority party will be taken into consideration. The government tries to keep the interest of all the people in mind and also tries to accommodate minority opinion while making laws and policies. अब भारत जो इतना बड़ा देश है और डेमोक्रेसी के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो तो एक आम बात हो सकती है, क्योंकि आप 135-36 करोड़ लोगों को तो सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध भी होंगे। लेकिन जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, यानी कि जो पार्टी जीत जाती है, जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स होती है, वो पार्टी पार्लियामेंट में रूल करती है, देश पे रूल करती है। प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का होता है, जो स्टेट है उनके अंदर भी चीफ मिनिस्टर उन्हीं का होता है। लेकिन दूसरी पार्टी जो हारी हुई पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी का काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी पार्टी जो है, यानी कि जो जीती हुई पार्टी है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करेगी। यहाँ पर जो मेजॉरिटी यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो ये ट्राई करती है कि जो हारी हुई पार्टी है उसके द्वारा जो लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है उसको भी ध्यान में रख के वो कानून बनाए, और इसके साथ साथ जो खासकर माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं, उनको ज़्यादा ध्यान में रखकर, उनके ओपिनियन को भी ध्यान में रखकर लॉज और पॉलिसीज़ बनाई जाएं। तो ये सब काम किए जाते हैं एक प्रॉपर वे में, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है जब वो रूल में आ गई तो 5 साल तक वो अपनी मर्जी करेगी, 5 साल के बाद दूसरी पार्टी है तो फिर वो अपनी मर्जी करेगी। तो इस प्रकार से हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूर आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है तो उस पार्टी को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो हर एक व्यक्ति, भले वो उस व्यक्ति ने उनको वोट दिया है या नहीं दिया है, भले वो स्टेट जहाँ पर उनकी सरकार है या नहीं, भले वो लोग हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, तो हर एक व्यक्ति का पूरा ध्यान रखकर लॉज को बनाया जाता है, पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। यानी कि इट इज़ अ फेयर गेम, यानी कि एक फेयर वे में किया जाता है। अगर ना किया जाए तो आने वाले समय में आपको वोट ना मिलेंगे तो आपकी पार्टी जो है वो सत्ता में फिर नहीं आ पाएगी। India is a secular country and every person is free to practice and preach his or her religion. All religions are treated with equal respect.
We know that the Indian Constitution guarantees the right to equality to all citizens, thus ensures that no citizen is discriminated against on account of caste, color, religion, sex, or place of birth. Groups which are socially and economically backward due to centuries of exploitation are given special concessions by the Indian government. भारत एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, और यहाँ पर व्यक्ति जो भी सिटीजन है भारत के, वो कोई भी धर्म चुनने के लिए फ्री हैं। आप कोई भी धर्म चुन सकते हो, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आप जहाँ जाना चाहते हैं, यू आर फ्री टू गो। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको गारंटी दी है राइट टू इक्वलिटी की, कि हर एक व्यक्ति जो है ही इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रकार से कोई भी सिटीज़न जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है उससे, यानी कि उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता, भले वो कास्ट हो, उसकी कलर, रिलीजन, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। और सरकारें जो हैं वो बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, जिसको हम SC, ST, OBC के नाम से जानते हैं, इन क्लासेस के लिए जिनका सदियों से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और बेचारे आज भी पिछड़े हुए हैं, तो उन लोगों को प्रॉपर मतलब एक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मिल सके, इसके लिए सरकार जो है स्पेशल कंसेशंस भी देती है। आपने देखा होगा SC, ST, OBC के लिए स्कूलों के अंदर भी फ्री, आजकल तो 25% फ्री कर दिया गया है एजुकेशन उन लोगों के लिए। एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25 बच्चे आपको SC, ST से लेने हैं, OBC से लेने हैं, और इनकी जो फ़ीस है वो माफ़ रहती है। इसके साथ कॉलेजों के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए गए हैं। तो सरकार जो है अपनी जगह पर काफ़ी कोशिश इस तरफ कर रही है। Now the last paragraph, last topic of this chapter is enhancing individual dignity. The foundation of democracy lies in the ability to grant the right to life, liberty and fraternity to all. This was the vision of the founding fathers of our country. Individual dignity is promoted and protected through the fundamental rights of the people. The preamble to the Indian Constitution also clearly mentioned this. The fundamental rights not only safeguard the dignity of the individual but also allow them to perform their duties to their best of their abilities. अब भारतीय डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी को जो बनाया गया है, उसके बनाने के पीछे जो हमारे जो नेता थे, जिन लोगों ने इसको बनाया था, उनका यही मोटिव था कि लोगों को राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, आज़ादी और एकता और अखंडता उनको मिले। यानी कि हम हमेशा जब तक भी हमारा देश, जब तक भी हम जीवित हैं, हम एक रहें, हमें कोई भी तोड़ ना सके। यानी कि यहाँ से हम कोई भी एक स्टेट को अलग करके भारत से अलग नहीं कर सकते। इट इज़ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब सोच के साथ, इसी विजन के साथ जो हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाने की कोशिश की। इसमें इंडिविजुअल डिग्निटी को भी प्रमोट किया गया कि आपकी जो इंडिविजुअल जो डिग्निटी है उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है राइट्स देकर आपको, क्योंकि आप जानते हो कि भारतीय सिटीजन्स जितने भी हैं, हम लोग हैं जो इंडियन सिटीजन्स, हमको फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं। तो राइट्स के द्वारा हम लोगों को हमारी जो लिबर्टी है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया गया है, हमारी डिग्निटी को प्रमोट किया गया है। और भारत की जो प्रीएम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में लिखी होती है, उसमें भी ये चीज़ लिखी गई है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हम लोगों को दी गई हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इसके साथ साथ जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो बदले में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो उसी प्रकार फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ जो हैं वो भी हम परफॉर्म करते हैं, और इस प्रकार हम देश की डिग्निटी को, इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रमोट करते हैं। तो कुल मिला के डेमोक्रेसी जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर देश के अंदर हर एक व्यक्ति ईमानदारी से काम करे, करप्शन से दूर रहे, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो देश है भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।